हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये अपना राजस्थानी कृषि का पार्ट 3 आ रहा है। पार्ट 2 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है कि कृषि के प्रकार होते हैं। कृषि का वर्गीकरण पढ़ लिया अपन ने, ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण पढ़ लिया है। 3 प्रकार का वर्गीकरण पढ़ा था, उसके अंदर रबी, खरीफ और जायद। फिर अपन बात करते हैं उत्पादन के आधार पर या उपयोग के आधार पर, तो दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें और जो पेय फसलें होती हैं वो सब अपन ने पढ़ लिया है। फिर अपन ने ये भी पढ़ लिया कि राजस्थान में कौन कौन से जिले के अंदर कौन सी फसलें बहुतायत में की जाती है या होती है, कौन कौन सी का उत्पादन कितना है, क्षेत्रफल कितना है, कितने हेक्टेयर में बोई जाती है, कितने हेक्टेयर में उनका उत्पादन है, वो सब अपन ने पिछली 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इस वाली वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की राजस्थान के अंदर कौन कौन से कृषि विद्यालय हैं या फिर कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है जहाँ पर नई नई किस्म के बीजों का पर अनुसंधान किया जाता है, उनमें जो पैदावार अच्छी हो वो सब तकनीकें वहाँ पर जोड़ी जाती हैं। तो वो सब अपन इस वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अपना टॉपिक डालते हैं कि राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय। ये हो गया अपना टॉपिक, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, पहला डालते हैं अपन, ये हो जाएगा स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। इसकी बात करते हैं तो ये अपना होता है बीकानेर जिले के अंदर है और ये राजस्थान का पहला कृषि विद्यालय है। राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय। इसके स्थापना वर्ष की अपन बात करें, इसकी स्थापना हो गई थी 1962 के अंदर। फिर अपन दूसरा बात करते हैं कि कृषि विश्वविद्यालय, नाम ही इसका यही है, कृषि विश्वविद्यालय। ये अपना जोधपुर के अंदर है और इसकी स्थापना हो गई थी, इसकी स्थापना की बात करें तो ये अपना हो गया था 2013 के अंदर स्थापित। फिर अपन बात करते हैं कि महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, ये अपना है उदयपुर जिले के अंदर और इसकी स्थापना की अपन बात करते हैं कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 के अंदर। ठीक है, फिर एक दो और बचे हैं वो भी अपन देख लेते हैं। एक हो जाएगा श्री कर्ण नरेंद्र, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। ये अपना हो जाएगा झुंझुनू जिले के अंदर। ठीक है, और इसकी स्थापना ईयर की बात करते हैं तो इसकी स्थापना भी 2013 के अंदर हुई थी। फिर अपना एक और बात कर लेते हैं कि कृषि विश्वविद्यालय कोटा, कृषि विश्वविद्यालय कोटा, इसकी स्थापना हो जाएगी 2013 के अंदर। ठीक है, ये अपने कुछ मेन कृषि विश्वविद्यालय हो गए हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो अनुसंधान केंद्र है उनकी बात करते हैं। तो पहला हो जाएगा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र, ये अपना हो जाएगा सेवर भरतपुर के अंदर, सेवर भरतपुर के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 1993 के अंदर। फिर अपन बात करते हैं दूसरा राष्ट्रीय बीजीय मसाला, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये अपना हो जाएगा तबीजी अजमेर के अंदर। और आपको पता ही होगा इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ भी लिए होंगे या आपके सामने भी आए होंगे इन दोनों चीज़ों से क्वेश्चन। फिर अपन बात करते हैं तीसरे की कि बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र,
बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो ये अपना हो जाएगा बाड़मेर के अंदर, और क्योंकि बाड़मेर में ही सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंदर बाजरा बोया जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि चावल अनुसंधान केंद्र, ये राजस्थान की बात हो रही है, भारत की नहीं। चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये हो जाता है बांसवाड़ा जिले के अंदर। ये चीज अपने को याद रखनी, क्योंकि अपन देखते हैं कि चावल गंगानगर के अंदर सर्वाधिक पैदा होता है, तो अनुसंधान केंद्र भी गंगानगर में ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपना बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। फिर अपन बात करते हैं कि भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम की बात करें तो ये अपना है दिल्ली के अंदर। फिर अपन एक और लिखते हैं कि केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ये अपना हो जाएगा जयपुर के अंदर। ठीक है, ये अपना हो जाएगा केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर के अंदर। और भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कौन सा? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये अपना हो जाएगा दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये चीजें अपने को याद रखनी है। फिर आते हैं राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश, और राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश अगर आपको याद हो तो मैंने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर भी पढ़ाया था, और हम इस वाली वीडियो के अंदर भी थोड़ा सा उनको फटाफट करके कंप्लीट कर लेंगे। तो अपना अगला टॉपिक रहेगा कि राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेशों की अपन बात करें तो ये कितने हैं? ये है 10। ठीक है, ये राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश है, ये अपने हो जाएंगे 10, और इनको हम मैप से पढ़ेंगे। ठीक है, किससे पढ़ेंगे? तो अपने को पढ़ने थे राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश, और ये अपने हैं 10, और इनको अपन मैप के अनुसार भी पढ़ेंगे और वैसे भी थ्योरी में भी लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहला कौन सा लिखें, तो पहला लिखते हैं, पहला लिखेंगे 1A। 1A हो जाएगा शुष्क मैदानी, शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, ये हो जाएगा 1A, शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। फिर अपन दूसरा बात करते हैं, दूसरा हो जाएगा 1B, ये होता है अपना उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान। ठीक है, ये अपने हो जाएंगे उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान। फिर अपन बात करते हैं तीसरे के बारे में, तीसरा होता है 1C। 1C हो जाएगा शुष्क आंशिक सिंचित मैदान, शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान, शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान, ये अपना हो जाएगा सबसे बड़ा प्रदेश। इसकी अपन बात करते हैं तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा प्रदेश, कृषि प्रदेश की बात कर रहे हैं अपन। फिर चौथा हो जाएगा अपना सेकंड ए। सेकंड ए हो जाएगा अंतःस्थलीय जलोत्सरण, अंतःस्थलीय जलोत्सरण मैदान। फिर अपन बात करते हैं पांचवे की, ये हो जाएगा सेकंड बी। सेकंड बी में कौन सा हो जाएगा? लूनी बेसिन, लूनी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदान, लूनी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदान। फिर अपन छठे नंबर पे बात करते हैं, छठा हो जाएगा थर्ड ए, ये हो जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। फिर अपन बात करते हैं सातवें नंबर पे, सातवां हो जाएगा थर्ड बी। इसकी अपन बात करें तो ये हो जाएगा बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदान। ये सब अपन एक बार मैप में देखेंगे और आपको उससे जिले भी पता लग जाएंगे कि कौन कौन से जिले के अंदर
कौन कौन से जलवायु प्रदेश है। 8वां हो जाएगा फोर्थ ए। फोर्थ ए का मतलब होता है आर्द्र दक्षिणी मैदान। आर्द्र दक्षिणी मैदान। और ये कौन कौन से आर्द्र हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अर्ध आर्द्र। फिर 9वें की बात करते हैं, 9वां हो जाएगा फोर्थ बी। ये होता है आर्द्र दक्षिणी मैदान। फोर्थ ए था अर्ध आर्द्र और ये फोर्थ बी हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान। जो ये होता है ये अपना है सबसे छोटा प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश की बात कर रहे हैं अपन, सबसे छोटा प्रदेश। और सबसे बड़ा प्रदेश वन से शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान। फिर अपन 10 की बात करते हैं, फिफ्थ, ये हो जाएगा आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। ठीक है, अब अपन इनको मैप पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा मैदान कहाँ पे पाया जाता है। ये देखो, जो ये वाला है, ये वाला है, ये हो जाएगा वंशी। ये हो जाएगा वंशी। ये वंशी है अपना शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान, जो सबसे बड़ा है। ये है जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वाला एरिया या सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश वंशी हो जाएगा। सबसे छोटा है फोर्थ बी। फोर्थ बी हो जाएगा ये वाला, ये है अपना फोर्थ बी जो सबसे छोटा है। ठीक है, फिर आ जाएगा 1B। 1B ये अपने ऊपर वाला है जो गंगानगर और थोड़ा बहुत क्षेत्र हनुमानगढ़ का भी आता है। फिर ये अपना जैसलमेर, बीकानेर, और ये अपना 1A में आता है बाड़मेर और जोधपुर के अलावा। फिर ये लूनी बेसिन आ जाते हैं, नागौर, जालोर, और फिर ये अपना आ जाता है फ्लड वाला अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर वाला इलाका। ये अपना जयपुर, ये हाड़ौती प्रदेश आ जाते हैं, ये दक्षिणी मैदान या फिर दक्षिणी पठार वाला क्षेत्र आ जाता है। तो ये अपने हैं 10 आर्द्र 10 कृषि जलवायु प्रदेश राजस्थान के अंदर जो बांटे गए हैं कृषि विभाग द्वारा। फिर अब हम बात करते हैं कृषि की प्रमुख योजनाओं के बारे में। ये तो हो गए 10 आर्द्र कृषि जलवायु प्रदेश या कृषि जलवायु प्रदेश की अपन बात करते हैं तो 10 है, और 10 के 10 हमने मैप से आपको बता दिए हैं। एक बार आप इनको देख लेना। और जिले तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन से जिले हैं। राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो जिले का तो पता ही होगा। फिर अपन बात करते हैं कि प्रमुख कृषि योजनाएं, कि कौन कौन सी योजनाएं चला रखी हैं गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने या फिर केंद्र सरकार के अंदर। तो ये हो जाएंगे प्रमुख कृषि योजनाएं। प्रमुख कृषि योजनाओं की अपन बात करते हैं तो इसमें पहली योजना लिखते हैं अपन, ये हो जाएगी मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। अब मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की बात करें तो ये लागू हुई थी, यहाँ पे अपन लिखते हैं लागू हुई थी 2017 के अंदर। इसमें लिखते हैं कि लागू हो गई थी 2017 के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का उद्देश्य किसानों द्वारा अपने खेत में, किसानों द्वारा अपने खेत में अच्छी किस्म के बीजों का निर्माण करना। अच्छी किस्म के बीजों का निर्माण करना, यह है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। और इसका जिले की बात करें कि कौन कौन से जिलों के अंदर ये योजना लागू है तो उदयपुर, भीलवाड़ा और कोटा जिले के अंदर ये फिलहाल लागू है। फसलें कौन कौन सी आती हैं? वही रबी और खरीफ की फसलें आती हैं। रबी में गेहूं, जौ, चना, और खरीफ में मूंग, मूंगफली, मोठ, सोयाबीन, उड़द और ज्वार की अपन बात करते हैं। फिर दूसरी बीज की अपन बात करें या दूसरी योजना की बात करें, बीज का नाम आ रहा है योजना, ये हो जाएगा राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। इस योजना की बात करते हैं तो ये अपनी लागू हुई थी 2012 और 13 के अंदर। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका, उद्देश्य यहीं पे लिख लेते हैं। उद्देश्य है सिंचित जल का कुशलता पूर्वक उपयोग करना। सिंचित
जल का कुशलतापूर्वक उपयोग करना, मतलब कि जो अपन जल यूज में लेते हैं या जो जल अपन कुशलतापूर्वक उपयोग, जो अपन जल होता है, जो अपन पानी है, जो कृषि की सिंचाई में अपन उपयोग में लेते हैं, उसको फव्वारा पद्धति से उपयोग में लेना या फिर ड्रिप तंत्र के रूप में उपयोग में लेना, जिससे पानी का वेस्टेज कम हो और फसल भी अपनी अच्छी हो जाए, फसल को जो सिंचाई है उसकी आपूर्ति भी पूरी तरह से हो जाए। तो ये हो जाएगा राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना, और ये चल रही है 17 जिलों के अंदर, ये अपने चल रही है 17 जिलों में। ठीक है, फिर अपन अगली योजना की बात करते हैं। ये हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसकी बात करें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू हुई थी 2007 और 8 के अंदर। ठीक है, इसका उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हो जाएगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्रफल में 4.1% की वृद्धि करना, प्रतिशत की वृद्धि करना, ये हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और इसका बजट क्या था, यानी बजट का निर्धारण प्राप्त करें तो जो सर्वप्रथम, यानी जब शुरुआत में ये योजना लागू हुई थी, सर्वप्रथम तो जो 100% बजट था वो पूरा आता था केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार द्वारा। अगर वर्तमान स्थिति बात करें या 2015 या 16 में क्या किया, इसको 60-40 कर दिया, यानी 60 देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 40 देगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर अपन अगली योजना की बात करते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसका ये लागू हुआ था अपना 2007 और 2008 के अंदर। उद्देश्य क्या है इसका, इस योजना का उद्देश्य, इसका उद्देश्य हो जाएगा गेहूं व दलहनी फसलों का उत्पादन पर बल देने हेतु, दलहनी फसलों के उत्पादन पर बल देना, ये हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य, उत्पादन पर बल देना। अगली योजना की अपन बात करें तो अगली योजना हो जाएगी कामधेनु डेयरी योजना। कामधेनु डेयरी योजना, कामधेनु डेयरी योजना की अपन बात करते हैं तो ये अपनी 2020 के अंदर लागू हुई थी। उद्देश्य अपन बात करते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा कि देसी गायों के हाईटेक डेयरी फार्म को बढ़ावा, हाईटेक डेयरी फार्म को बढ़ावा देना, ये था इसका उद्देश्य। और इस योजना के तहत, इसमें एक लाइन और लिख लेते हैं कि इस योजना के तहत पशुपालकों को 90% तक का ऋण दिया जाता है। पशुपालकों को 90% तक का ऋण दिया जाता है, ऋण दिया जाता है। ठीक है, और इस 90% के अंदर किस किस का हिस्सा होता है? 90% की बात करें तो इसमें 30% होता है राज्य सरकार का, फिर 60% होता है लोन के रूप में, और फिर 30% होता है या फिर 10% होता है स्वयं का। ठीक है, ये अपना होता है इस 90% तक के ऋण का। फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान तारबंदी योजना, राजस्थान तारबंदी योजना। अब इस योजना की अपन बात करते हैं, नाम से पता चल रहा होगा, जो खेत के चार द्वारी होती है उसके जो तार लगाते हैं वो वाली योजना है। इसका शुरुआत हुई थी मार्च 2020 के अंदर। उद्देश्य था कि किसानों
ये हो जाएगा अपनी 40,000 रुपए तक की तारबंदी, 40,000 रुपए तक की तारबंदी, या फिर 400 मीटर तक की तारबंदी, 400 मीटर तक की तारबंदी। फिर इसमें अगर अपन बात करते हैं कि खर्चा क्या देगा, खर्चा यानी बजट ये होता है 50-50, नहीं 50 तो देती है राज्य सरकार और ये 50 देता है किसान अपना खुद। यानी 100 रुपये खर्चा आ रहा है तो उसमें से 50 रुपये तो देगी राज्य सरकार और 50 रुपये उस किसान को खुद लगाने पड़ेंगे राजस्थान तारबंदी योजना के अंदर। इसमें ये रहेगा कि आप 40,000 रुपये तक की तारबंदी या फिर जो 400 मीटर तक की तारबंदी होती है वो आप इसमें करवा सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि कृषि से संबंधित क्रांतियां और लिख लेते हैं कि कृषि से संबंधित क्रांतियां, कृषि से संबंधित क्रांतियां, इन क्रांतियों से भी कभी कभी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी से बात करें तो पहली होती है अपनी लाल क्रांति। लाल क्रांति की बात करते हैं तो ये होती है टमाटर या मांस उत्पादन में, टमाटर या मांस उत्पादन में लाल क्रांति का उपयोग होता है या लाल क्रांति काम में ली थी। फिर आती है पीली क्रांति। पीली क्रांति के तहत कौन कौन सी फसलें आई थी, ये हो जाएंगी सरसों और तिलहन। सरसों और तिलहन का उत्पादन पीली क्रांति के तहत बढ़ाया गया था। फिर अपन बात करते हैं तीसरे में काली क्रांति। काली क्रांति की बात करें तो ये हो जाएगा कोयला या पेट्रोल के उत्पादन में, कोयला या पेट्रोल उत्पादन में काली क्रांति काम में ली गई थी, या काली क्रांति के तहत पेट्रोल या कोयले के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था या इनको प्रोत्साहन दिया गया था कि भाई अपने राजस्थान के अंदर या अपने भारत देश के अंदर काली क्रांति के तहत कोयले या पेट्रोल का उत्पादन यहीं से करना है, अपने को बाहर से नहीं मंगाना है। फिर अपन बात करते हैं सफेद क्रांति की। सफेद क्रांति की अपन बात करते हैं तो ये हो जाएगी दुग्ध उत्पादन से, यानी यहाँ पे पशुपालकों को बढ़ावा दिया गया था या उनको ऐसी योजनाएं दी गई थी जिससे वो दुग्ध उत्पादन ज़्यादा करें। फिर अपना हो जाएगा भूरी क्रांति। भूरी क्रांति की अपन बात करें तो ये हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण में, खाद्य प्रसंस्करण के अंदर। यानी खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, खाद्य प्रसंस्करण होता है जो अपना पैकेट बंद फूड होता है ना, उसको एकदम सुरक्षित रखना जिससे वो लंबे समय तक टिका रहे, तो वो होता है खाद्य प्रसंस्करण। फिर अपना होता है नीली क्रांति। नीली क्रांति का उत्पादन होता है मछली उत्पादन से, ठीक है, नीली क्रांति होता है मछली उत्पादन से। फिर होता है अपना गुलाबी क्रांति। पीछे साउंड आ रही होगी उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। सब एक लास्ट स्लाइड बची थी, इसके चक्कर में हो रहा है ये सब कुछ। ये अपने हो जाएगा झींगा मछली के उत्पादन में गुलाबी क्रांति का उपयोग होता है। फिर अपना आता है 8वां, ये होता है हरी क्रांति। हरी क्रांति की अपन बात करें तो अभी हरित क्रांति की बात कर रहे हैं अपन। हरी क्रांति में अपना था गेहूं व खाद्यान्न फसलों का उत्पादन, गेहूं व खाद्यान्न फसलों का उत्पादन, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं 9वें पे। 9वां अपने क्रांति आती है सिल्वर क्रांति। 9वीं अपनी आती है सिल्वर क्रांति। इसकी अपन बात करें तो ये आती है अंडा उत्पादन में। फिर अपनी लास्ट बच गई एक 10वीं क्रांति, ये आ जाएगी धूसर क्रांति। धूसर क्रांति, धूसर क्रांति की अपन बात करते हैं तो ये आती है सीमेंट उत्पादन में, ठीक है। तो ये अपना राजस्थान में जो कृषि है या राजस्थानी कृषि है वो वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट रूप में पढ़ाया है, ना ज़्यादा लंबा बताया है ना ज़्यादा छोटा बताया है, जो आपका एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट लग सकते हैं या आपको राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में समझ में आ जाए। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, आपको रिवीजन करना है
तो इन वीडियोज़ को देख के आप रिविज़न भी कर सकते हैं। ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है @संकलन क्लासेस। S बड़ा है और C भी बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।